हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने एसिड बेस डिस्कस किया था और आगे का लेक्चर और बचा है, थोड़ा सा बचा है, वो कंटिन्यू हो जाएगा अभी आज और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एसिड बेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। चलिए देखिए एसिड बेस आज जो शुरू करेंगे वो पार्ट 3 हो जाएगा। उसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद हमने आपको होमवर्क में दिया था बेटा। चलिए, वो कंपाउंड है आपका H3BO3। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था कि इसका बेसिसिटी क्या होगा। क्या पूछा गया था? बेसिसिटी। तो बेसिसिटी हमें पता करना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। चलिए बोरोन के बारे इसके बारे में पता कर लेते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमने कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड। कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो H3BO3, इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। सो बॉन्ड OH, एक OH यहाँ पर आ जाएगा और एक OH इधर आ जाएगा। ये है। अब ध्यान से देखो, हमको प्रूव करना है कि ये एसिड होगा या बेस होगा। ये बात हम डिस्कस करेंगे आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस कंपाउंड को क्लियर करना है तो आप सोचना। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसके पास डायरेक्ट OH दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। और हमने पूछा भी था, तो कुछ बच्चों ने बोला सर ये तो बेस है। ये बेस नहीं, एक्चुअली में ये एसिड होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि सेंटर में जो एटम है वो क्या है? आपका नॉन मेटल है। क्या है आपका? नॉन मेटल। और नॉन मेटल से OH जब जुड़ता है तो कंडीशन अप्लाई, वो क्या हो जाता है? आपका एसिड होता है। हमने ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आपको क्लियर ऑलरेडी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा? हाँ, तो ये कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कंडीशन आपने देखा कि ये नॉन मेटल है, तो ये क्या बन गया? एसिड हो गया, OH है। अब बात आती है कि हमने एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि दिस इज द एसिड। अब आपसे एक पॉइंट और पूछेगा। वो पॉइंट पूछेगा कि बताओ ये आरेनियस एसिड होगा, ब्रोंस्टेड एसिड होगा या लेवेस एसिड होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ चुका था इसके बारे में, तो वो डिस्कस करेंगे आपसे। तो पता करना है ये क्या होगा। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे। ये H+ देगा, आपको लग रहा है कितने H+ देगा, तो हमें क्या पता करना है? बेसिसिटी। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लिखा था। तो बेसिसिटी हमें निकालना है, इस कंपाउंड का क्या निकालना है? बेसिसिटी। तो अगर मैं आपसे पूछता कि इसका बेसिसिटी क्या होगा, तो आपका आंसर डेफिनेटली कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? आप 3 लिखेंगे इसका बेसिसिटी, बिकॉज ऑफ 3OH, तो H+ निकाल देगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3। दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई का है, तो थोड़ा सा टेक्निक तो होगा ही इसमें। अब कहेंगे सर ये H+ तो दिया है, H+ निकाल सकते हैं। तो याद रखना, ये कभी भी H+ डोनेट नहीं कर सकता। दिस कंपाउंड इज नॉट डोनेट H+ आयन बिकॉज ऑफ, आप ऑक्टेट पे जाइए, दिस इज द ऑक्टेट। ऑक्टेट में अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हमने कल क्या बताया था कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 2। तो कितने बॉन्ड हैं? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑक्टेट कैसा हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब एक बात बताओ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो H+ ये कभी डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी पहले से, इसलिए कभी भी ये H+ को नहीं दे सकता। अब H+ को नहीं दे सकता तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज द डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा ये? डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं बेटा?
क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग लोन पेयर। लोन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर लोन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, एक्ट एज लेविस एसेट। अब बात क्लियर हुआ क्या नहीं, ये क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या बनेगा, लेविस एसेट। एक कॉन्सेप्ट मिला, कितने कॉन्सेप्ट एक ही कंपाउंड में आपको पता चल रहा है। वेरिएशन देखो इसमें क्या है, तो आपको क्या मिला, लेविस एसेट मिला। अब आगे की बात है, H प्लस डोनेट नहीं कर पाएगा तो कहेगा बेसिसिटी क्या होगा फिर इसकी, तो बेसिसिटी हमें पता करना है बेटा। तो बेसिसिटी के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना, यही कंपाउंड था आपके पास, अब ये कंपाउंड है तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम। अगर ये कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ये है, बेसिसिटी पता करना है, तो ये H प्लस नहीं दे सकता, तो ये क्या करता है, लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वहाँ लिखा है, तो लोन पेयर किससे एक्सेप्ट करेगा, किसी भी एटम से, किसी भी आयन से, किसी भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एटम लेते हैं तो वो सिमिलर एटम लेते हैं जो कि इसको मैच कर जाए, मतलब सराउंडिंग जो आयन से अटैच है तो उस टाइप का लेंगे। तो आप क्या ले लो, OH माइनस आयन ले लो। OH माइनस आयन का मतलब दिस इज द हैविंग डबल लोन पेयर, और ये लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, B को कर देगा। जैसे ये B को डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा BOH, पहले से 3 OH है तो एक और गेन कर लेगा तो 4 हो जाएगा। तो लोन पेयर ये गेन कर रहा है तो इस पर साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस। कौन सा आना चाहिए, माइनस, ये बनेगा इसका। अब एक बात बताओ, इसने क्या किया, OH को एक्सेप्ट किया। तो आप याद करो, आपको हमने पीछे कुछ बताया था कि कोई भी कंपाउंड H प्लस को डोनेट करता है तो क्या कहलाता है, एसिड, और OH को डोनेट करता है तो बेस। अगर OH को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, एसिड। तो भी प्रूफ हो रहा है कि OH को गेन किया तो एसिड हो गया। तो फिर OH आयंस कितने OH को गेन किया, 1, सो दैट, क्योंकि एसिड है, देखो H प्लस को डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयन आर एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड आल्सो बेसिसिटी। सो दैट बेसिसिटी कितना हो गया इसका, 1 हो गया बेटा। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, ये याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा था हमने, आपको याद होगा, कुछ याद आ रहा है, पता है क्या पूछा था आपको, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा था मैं अभी बता रहा हूँ, समझना आप बात को। आपको याद होगा मैंने कहा कि इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3BO3, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड, और हमने कहा था ये JEE में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आपको क्या लिया है, H3BO3 लिया है, तो आपसे कह रहा है इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो इसका मतलब यहाँ बनने वाला क्या होगा, बेस होगा, तो एक्ट एज द एसिड, ये बात तो कंफर्म हो गया। और एसिड की टेंडेंसी होती है H प्लस को डोनेट करना, बट ये H प्लस को नहीं दे सकता, तो क्या कर सकता है, OH को एक्सेप्ट करा दो। OH को जैसे इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो अभी अभी हमने बताया था क्या बनेगा, BOH का होल 4 माइनस, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3BO3, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। सो वेरिएशन कितना देखा आपने इस कंपाउंड में, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो याद रखना, इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। बात समझ में आया ये, ओके, ये क्लियर हो चुका होगा आपको, नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। चलिए, अब इसमें 2 पार्ट आपके कंप्लीट हुए हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तीसरा बचा है आपका सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। सॉल्ट क्या होता है, मीन्स आप समझ सकते हैं एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
This phenomena is called neutralization. In acid react with base to form salt and water. This phenomena is called neutralization. क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एसिड बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड बेस आपस में मिलकर वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। आगे न्यूट्रलाइजेशन कई जगह पढ़ेंगे, थर्मो में पढ़ेंगे, आप 11th क्लास में है ये टॉपिक। तो याद रहे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आपने किसका फॉर्मेशन कर दिया? सॉल्ट का फॉर्मेशन किया यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रलाइजेशन कहता है। अब अगली बात समझना है आपको कि ये जो हमने कुछ रिएक्शन की, ये रिएक्शन कैसी होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। किस में होती है? इक्विलिब्रियम में। ये जो साइन आप देख रहे हैं, इस साइन को बोलते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब चेंज होना है, इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्स रिएक्शन होना है। तो यहाँ पर आपने एक बात समझ में आया आपको कि ये जो कंडीशन है ये होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में आपको समझना है। चलिए अब हम बता रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट आप जानते हैं कितने टाइप के होते हैं सॉल्ट? क्योंकि आप 11th में जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, वहाँ पर आप सॉल्ट के बारे में बात करेगा आपसे। तो पहला जो सॉल्ट होता है उसका नाम देते हैं हम कॉमन सॉल्ट। क्या नाम देते हैं? कॉमन सॉल्ट। दूसरा नाम होता है इसमें एसिडिक सॉल्ट। और तीसरा पॉइंट होता है आपका बेसिक सॉल्ट। 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। आप कहेंगे सर पहचान क्या होगी? कॉमन, एसिडिक और बेसिक। तो कॉमन सॉल्ट की जो पहचान होती है वो आपको यहाँ लिख रहा हूँ। कॉमन सॉल्ट कब बनेगा? समझ लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है? कॉमन सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? एसिड। तो एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वीक क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। यहाँ बेसिक सॉल्ट है तो आपका वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग रहता है वही नाम दिया जाता है। तो ये 3 टाइप के क्या हो गए? सॉल्ट हो गए। कॉमन सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। बात समझ में आया ये? तो ये हो गया टाइप ऑफ सॉल्ट। अब थोड़ा कैसे पता करेंगे आगे अब देखते हैं। 1-2 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, समझना यहाँ पर। चलिए हम पता करेंगे कि कौन सा सॉल्ट क्या होगा। तो हमारे पास कंपाउंड दिए रहते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको। सपोज Na2CO3 ले लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये क्या होगा? सॉल्ट होगा, एसिड होगा, बेस होगा, इस टाइप से हमें पता करना है। ठीक है, तो अभी नहीं पता है। अगर सॉल्ट की एक खास बात होती है कि वो वाटर में डालने के बाद क्या हो जाता है? आयोनाइज होता है। एक और बात बता रहे हैं कि आपको बहुत सारे रिएक्शन जब करते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कंपाउंड में रिएक्शन जब करना है तो उसमें आपको कंपाउंड आयोनाइज करना आना चाहिए। कहाँ से ब्रेक करता है, किस तरीके से करता है, अगर ये बात पता होगा तो आप रिएक्शन इजीली कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको सारी रिएक्शन रटनी पड़ेगी। ओके, तो इस केस में जो आप देख रहे हैं वो बात समझना है आपको। ओके, हम बात करने जा रहे हैं Na2CO3 की बात करेंगे हम। और यहाँ पर पता करना है कि ये क्या होगा।
चलिए, तो Na2CO3 जो हमने लिया है, तो हमने अभी क्या बताया था कि हाँ एसिड बेस और सॉल्ट 3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, जो प्योर एसिड बेस सॉल्ट होते हैं, वो डायरेक्टली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में डालने के बाद, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। ये 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ओके, तो फिर देखो आगे, तो Na2CO3 जो दे रखा है वो किस तरीके से ब्रेक होगा वो देखना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको Na2CO3 आपने ले लिया है और इसको आपने किस में डाल दिया है, वाटर में डाल दिया है। वाटर में डालने के बाद ये आयोनाइज होगा, ध्यान से देखना। ये पर आपको पता है इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम अलग हो जाएगा, Na+ कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। बचेगा क्या आपके पास, CO3 2- बचेगा। आयोनाइज सॉल्ट कुछ इस तरीके से होता है, मेटल अलग हो जाता है, बाकी कंपाउंड अलग हो जाता है। वाटर कैसे ब्रेक होता है, H+OH-। अब देखो ये माइनस प्लस के साथ अट्रैक्ट होगा और ये प्लस माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा, लेकिन अट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर 2+ है और यहाँ 1- है, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सिखाया था कि 4 जब बराबर नहीं होता तो उनके पावर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ कितना है, 2+, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड तो एक ही है ना आपका। आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब OH कितने इसके साथ ऐड हो जाएंगे, 2, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा बेटा, NaOH बन जाएगा। और ये दोनों H इसके साथ जोड़ दो तो ये हो जाएगा H2CO3। बात समझ में आया, ये कितने मोल लिए, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब जरा चेक कर लो, NaOH किस में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, और ये किस में आता है, वीक एसिड में आता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो आपको बोलेगा कि बताइए कौन सा सॉल्ट होगा, तो कौन सा हो गया, ये बेसिक सॉल्ट हो गया। कौन सा सॉल्ट हो गया, ये बेसिक सॉल्ट हो गया। आपको बात समझ में आया कैसे पता किया हमने, तो कौन सा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया ये। बेसिक सॉल्ट हो गया। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इस बार। सपोज हमने इस बार ले लिया NH4Cl ले लेते हैं, पता नहीं क्या है ये, हम क्या करते हैं वाटर के साथ इसको डिज़ोल्व कर देते हैं। चलिए ये कैसे आयोनाइज होगा, NH4+ होता है और Cl- होता है। वाटर क्या होता है, H+ और OH- होता है। देखो अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्शन, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4OH प्लस HCl बनेगा। आपको बताया था ये क्या होता है, वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक सॉल्ट। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आया, एग्जाम्पल कैसे हमने क्लियर किया इसको। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको आपको समझना है। नेक्स्ट सपोज हमने एग्जांपल ले लिया आपके सामने, NaCl ले लिया है। अब ये NaCl हमने लिया, इसको वाटर में आप डाल दो। वाटर में जैसे ही आप डालेंगे इसको तो ये आयोनाइज हो जाएगा। कैसे आयोनाइज होगा, Na+Cl-। साथ में आपको 2 चीज़ें समझ में आ रहा है, एक तो कंपाउंड पता चल रहा है और दूसरा क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है यहाँ पर, कि कंपाउंड रिएक्शन कैसे करना है। तो ये हो गया H+ और रिएक्शन भी समझ में आ रहा होगा, 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ, और ये इसके साथ, तो क्या बना लेगा ये NaOH+ HCl बना लेगा। ये है, दिस इज स्ट्रॉन्ग
बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दोनों स्ट्रॉन्ग आ गए, तो दोनों स्ट्रॉन्ग के लिए क्या बताया था हमने, दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। क्या होता है ये, कॉमन सॉल्ट होता है। कैसा होता है ये, कॉमन सॉल्ट होता है बेटा ये। तो आपको मुझे लगता है सॉल्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये कॉमन सॉल्ट हो गया है ये। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, आप चाहें तो सपोज ये ले लेता हूँ Al2SO4 का होल थ्राइस ये है, और ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होगा। ये आपको पता है कैसे ब्रेक होगा, H+OH-। ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, Al3+ होगा, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स SO4 2-। तो अभी जो आगे लिखा है उसकी बात करेंगे, वो बैलेंस हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आपको दे रखा है, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। इसको कितने चाहिए, OH 3, और इसको H कितने चाहिए, 2। तो ये हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस, और दूसरा क्या बना लेगा, H2SO4। बाद में आप बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस कितने एल्युमिनियम में 2 है, तो आपने 2 लिख दिया यहाँ। SO4 कितने हैं, 3, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप क्या बैलेंस करना रह गया, हाइड्रोजन कितने, सॉरी ऑक्सीजन कितने हो गए वहाँ, देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पर कितने 6 18 हो गए, और यहाँ पर कितने 8, और यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 10। अब H देख लो कितने 20 है, इधर H उधर H कितने हो गए 6 और 6 12 होना चाहिए, यानी 6 आना चाहिए यहाँ पर। सिक्स और 12 18 है ना उधर, और इधर कितना है 80 लेना पड़ेगा, यानी 9 ले लो सपोज। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 9, और इधर कितने हो गए 12, कितने हो गए 3 चौक 12 और 9 19 हो गए। उधर कितने हैं आपके पास 6 और 12 18। अभी 1 का अंतर आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, देखो कैसे करेंगे। तीन चौक 12 हो गया, और उधर कितने हो गए, यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते, 2 का मल्टीप्लाई है यहाँ, तो हमें चाहिए एल्युमिनियम यानी OH चाहिए आपको 6, तो यानी हमें 6 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 ले लिया चलो, और इसके साथ H कितने चाहिए आपको 2 और 3 6 सही है। अब बैलेंस हो गया होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 12, तो उधर भी कितने होने चाहिए 12 होने चाहिए, यानी 6। अब बैलेंस हो जाएगा। ये है रिएक्शन। तो यहाँ से आपको पता चला कि बताइए कौन सा है, ये कैसा है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये इसके रेस्पेक्ट में कौन सा है वीक बेस, तो ये कौन सा होगा एसिडिक सॉल्ट। कैसा हो जाएगा ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये बात समझ पा रहे कि नहीं बेटा, ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो हमने यहाँ रिएक्शन भी बताया साथ में, और ये कैसे हुआ, टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे पता करते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो एसिड बेस का जो पार्ट है हमारा अभी कंप्लीट हुआ, जो अभी हमने बताया आपको। अब हम फिर से लौट कर चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है वो बताने जा रहे हैं हम। आपको याद होगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था, और मोल कॉन्सेप्ट में हमारा पार्ट 3 होगा यहाँ पर, मोल
कॉन्सेप्ट पार्ट थर्ड। और हमने बताया अभी तक क्या पढ़ाना है आपको, एम्पेरिकल फार्मूला। क्या पढ़ना है आपको, एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ना है पहले। क्या पढ़ना है, एम्पेरिकल फार्मूला। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है बेटा, बोलिए। एम्पेरिकल फार्मूला, चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। इट रिप्रेजेंट, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसका, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द simplest whole number ratio, the simplest whole number ratio of a atom of the various atom of the various atom of the compound of the compounds। दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला, वेरियस एटम ऑफ द कंपाउंड। चलिए, अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि ये है क्या। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। सपोज मैं कोई भी एक फार्मूला ले लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया ग्लूकोज, ले लेता हूँ। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6, यही फार्मूला होता है ग्लूकोज का बेटा। अगर ये फार्मूला है तो इसमें देखो कार्बन रेशियो H रेशियो O, तो कितना हो जाएगा 6:12:6। आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट रेशियो। तो इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 1:2:1। अगर स्मॉलेस्ट रेशियो आपने निकाला तो फिर यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा। आप देखना कार्बन कितना होना चाहिए 1, और H कितने होने चाहिए 2, और O कितना होना चाहिए 1। दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। CH2O, ये क्या कहलाएगा आपका, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा बेटा। सिंपलेस्ट रेशियो आपको इस तरीके से डिफाइन करना होगा। ये बात क्लियर होगा आपको। सिंपलेस्ट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मींस क्या होता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। आपने एग्जाम्पल देखा, और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, और भी एग्जाम्पल में आपको डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज मैंने एक कंपाउंड ले लिया C6H6, आपको पता है ये क्या है आपका, बेंजीन। तो कार्बन और H का रेशियो यहाँ पर कितना है 6:6। तो इसका लीस्ट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1:1। 6 कॉमन हो जाएगा, तो कार्बन कितना हो जाएगा 1, और H कितना हो जाएगा 1। दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या होता है आपका, एम्पेरिकल फार्मूला होता है। इतना बात समझ में आया आपको। तो ये क्या आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। इसी में एक पॉइंट और लेके चल रहे हैं हम। इसमें एक पॉइंट हम लेके चलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी हम डेफिनेशन बता देते हैं। It is
represent, it is represent exact number, it is represent exact number of different type of atom of the molecule present in the compounds. This is called molecular formula. मॉलिकुलर फार्मूला में आपने देखा एग्जैक्ट नंबर निकालना है, एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट जो रियल फार्मूला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या लिया था, ग्लूकोज लिया था, अभी लिया था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपने लिया था, उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। दिस इज द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ different types of atoms, that is 6:12:6। तो फार्मूला तो वही रहेगा, क्या रहेगा, C6H12O6। यहाँ पर लीस्ट वैल्यू नहीं लेना, एग्जैक्ट रेशियो ही लेना जो है वो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला। यहाँ पर कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल है एग्जैक्ट एटम जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, वही आपका क्या कहलाता है, मॉलिकुलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर फार्मूला। अभी एक एग्जांपल और लिया था हमने, किसका लिया था, बेंजीन का। तो बेंजीन क्या था, C6H6। दिस इज आल्सो एग्जैक्ट रेशियो कितना है इसमें, 6:6, यानी ये क्या कहलाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला। क्या कहलाएगा ये, मॉलिकुलर फार्मूला कहलाएगा। एग्जैक्ट रेशियो को हम लेते हैं, वही क्या होता है, आपका मॉलिकुलर फार्मूला होता है। ओके, चलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने मोल्स पढ़ाया था, हमने पहले ही बोला था कि मोल्स हर फार्मूले में एंट्री कर देता है। तो यहाँ पर हम रिलेशन बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, ये रिलेशन बताने जा रहे हैं। चलिए समझिए, मोल्स मीन्स एन, एन सिंबल किसका होता है, मोल्स का होता है, किसका होता है, मोल्स। तो यहां पर हम फार्मूला बना रहे हैं, समझना, मोल्स बराबर होता है आपका मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। हाँ, मोल्स बराबर क्या होता है, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास होता है बेटा। मॉलिकुलर मास किससे निकालेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला से निकालेंगे। एम्पेरिकल मास किससे निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला से निकालेंगे। सो सिंबॉलिक टर्म में हो जाएगा N इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ मॉलिकुलर मास अपॉन हो जाएगा एम्पेरिकल मास। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला और बताएंगे आपको, यानी N बराबर होता है आपका मॉलिकुलर फार्मूला अपॉन होता है एम्पेरिकल फार्मूला। देखो वहाँ मास है, यहाँ फार्मूला लाना है, मास के टर्म में है और ये फार्मूला के टर्म में है। तो N बराबर, इसको शॉर्टकट में लिखना है तो यहाँ हो जाएगा
मॉलिकुलर फार्मूला अपॉन हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप मॉलिकुलर फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ से मॉलिकुलर फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो अभी तक पढ़ाया था ये फार्मूलेटेड था। अब आगे इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आपको पूछेगा और आप कैसे अप्रोच करेंगे ये आपको सीखना है अभी। ओके, तो अभी सिंपल वे में हमने इसका, लेकिन आपने जो पढ़ा अब क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे निकालना है ये जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान देना। चलिए इसमें हमारा जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहा है एम्पेरिकल फार्मूला में। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके लिए, कैसे पूछना है कैसे निकालना है ये जानना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक कोई कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, contain 20% कार्बन कितना दे रखा है उसमें 20%, 6.7% दे रखा है आपको हाइड्रोजन, 46.67% क्या दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है। फिर कह रहा है इट्स वेट इट्स मॉलिकुलर वेट है, इट्स मॉलिकुलर वेट दे रखा है, was found to be 60. Find the molecular formula ऑफ द कंपाउंड। ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसकी अप्रोच क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग 20% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 46.67% दिस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो दे रखा है वो आपको पता है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन किस तरीके से देखना है वो आपको समझना है। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन यानी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की, मैं ये बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, इसको हम कई पार्ट में एक टेबल के अनुसार मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखना है नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज,
परसेंटेज या, और एक और टर्म में आपसे बोल सकता है रेशियो भी कभी कभी देता है, परसेंट या रेशियो लिखना है दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है आपको, परसेंट अपॉन, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लो आप मास ऑफ एलिमेंट। इसके बाद लिखेंगे परसेंट बाई मास। इसके बाद क्या लिखेंगे, परसेंट बाई मास। क्या लिखेंगे इसके बाद, परसेंट बाई मास। इसके बाद लिखना है लीस्ट रेशियो, लीस्ट रेशियो। क्या लिखना है आपको, लीस्ट रेशियो। इतने पॉइंट हैं। तो अब देखना है इसका अप्रोच कैसे होगा क्वेश्चन का, ये जानना जरूरी है। तो आपके पास जो कंपाउंड थे, सबसे पहले कौन था, कार्बन, ठीक है, कार्बन था, और क्या था आपका, हाइड्रोजन था, और कौन था, नाइट्रोजन था, और कौन था, ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट थे। तो परसेंटेज कार्बन कितना दे रखा था, 20% था। तो आप लिखेंगे कैसे 20 को, 20% ही लिखेंगे। और एच कितना था, 6.7, और नाइट्रोजन कितना दे रखा था क्वेश्चन में, नाइट्रोजन दिया था आपका 46.7। आप कह रहे सर ऑक्सीजन तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। अरे टोटल कितना होगा, 100%, टोटल कितना होगा 100%। तो आप क्या करो, यहाँ पर C प्लस H प्लस N प्लस O इक्वल टू कितना होगा, 100। तो यहाँ से बचा कौन, O, तो O बराबर हो जाएगा 100 माइनस इन तीनों का ऐड कर दो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20 प्लस 6.7 प्लस 46.67। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको निकालेंगे, ये सबको ऐड करके 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 26.63। तो ये हो जाएगा 26.63। अब मास लिखना है, कार्बन का मास आपको पता है कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब क्या करेंगे, परसेंट बाई मास लिखना है, परसेंट ये है, तो यहाँ हो जाएगा 20/12, और यहाँ हो जाएगा 6.70 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ हो जाएगा 46.47 डिवाइडेड बाई 14, और यहाँ हो जाएगा 26.63 डिवाइडेड बाई 60। यानी आपको ये रेशियो निकालना है। चलिए निकालिए, 20 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, 1.66 आएगा, और ये हो जाएगा 6.70, क्योंकि 1 से डिवाइड करना है ये। तीसरा कितना आ जाएगा, देखो 46, 14 से आपको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 3.33, और लास्ट वाला कितना आ जाएगा आपका 1.66, ये आएगा। अब इसके बाद लीस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। लीस्ट रेशियो ये है, लीस्ट रेशियो में आपको देखना है कि वो कैसे होगा। लीस्ट रेशियो, लीस्ट रेशियो इन तीनों में देखना है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, ये ले लो चाहे ये ले लो। तो लीस्ट वैल्यू को लीस्ट रेशियो में कैसे लिखते हैं, देखो 1.66 डिवाइडेड बाई 1.66 कितना आ जाएगा 1, और ये होगा 6.07 डिवाइडेड बाई 1.66, और ये हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाई 1.66, 1.66 डिवाइडेड बाई 1.66, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 1.66 को डिवाइड करेंगे 6.7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करना जरूरी है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये आ गया, तो ये आपका 1431, ये क्या आ गया आपका लीस्ट रेशियो आ गया। सो एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, लास्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, कार्बन कितना हो गया 1, H कितना हो गया 4, नाइट्रोजन कितना हो गया आपका 3, O कितना हो गया 1। तो ये इसका क्या आ जाएगा,
एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। सॉरी ये कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ना, ये 2 टाइम्स है, तो आपका नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 होगा। CH4N2O फार्मूला आएगा ये। तो यहाँ से आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपको दे रखे हैं एलिमेंट वो ले लिया, उसके बाद परसेंटेज लिख लिया, परसेंटेज के बाद मास लिख लिया, फिर क्या करते हैं परसेंटेज बाई मास फार्मूला दिया है ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रेशियो आएगा, इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू निकालेंगे, चारों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है ये चाहिए, बात तो एक ही है, तो उसको क्या करेंगे सभी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो देखो इसको खुद से डिवाइड कर देंगे, इसको 1.6 से डिवाइड किया, इसको भी 1.6 से और इसको भी, तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो रेशियो कितना आएगा 14:1। दिस इज द लीस्ट रेशियो, और लीस्ट रेशियो ही क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो उसमें से कार्बन कितना आया 1 आया, हाइड्रोजन 4 आया, नाइट्रोजन 2 आया, ऑक्सीजन 1 आया। दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आपको पता चला, तो यहाँ पर आपको समझना है एम्पेरिकल फार्मूला है CH4N2O, ये दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल मास निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल मास कैसे निकालेंगे, इसका 12 + 4 + 28 + 16, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 ये है, 4 ये है, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ गया एम्पेरिकल मास, ठीक है, ओके। और आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, मॉलिक्यूलर मास दे रखा था, कितना दिया था क्वेश्चन में 60, ओके। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। n बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, एम्पेरिकल मास भी 60 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n का वैल्यू हो गया 1 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला है CH4N2O, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा CH4N2O। दिस इज द आंसर, यानी इसमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम आए हैं, लेकिन ऐसा हो गया है, नहीं तो अलग आता है, क्योंकि n का वैल्यू चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन लेके चले, तो किस तरीके से सॉल्यूशन लेके आए, तो ये इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो ये इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था।